नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। जी। क्या नोमैड्स मतलब खानाबदोश लोग जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं जानवरों के साथ, जिनका कोई पक्का ठिकाना नहीं होता, क्या वो एक बहुत बड़ा एम्पायर, एक साम्राज्य बना सकते हैं? हाँ, ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना, एक पैराडॉक्स जैसा। बिल्कुल। और इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद मंगोल्स हैं। मंगोल। जी हाँ, और आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये नोमैड्स कौन थे, मंगोल कौन थे शुरुआत में? देखिए, ये ज्यादातर पास्टोरलिस्ट थे, मतलब पशुपालक। भेड़ बकरी घोड़े पालते थे। कुछ हंटर गैदरर्स भी थे, शिकारी संग्राहक। अच्छा, और रहते कहाँ थे ये लोग? ये मध्य एशिया, मतलब सेंट्रल एशिया के विशाल स्टेप्स में रहते थे। स्टेप्स यानी घास के मैदान और पहाड़। इलाका बड़ा कठोर था। कठोर मतलब? मौसम बहुत हार्श था। सर्दियां बहुत ठंडी और गर्मियां सूखी। तो खेती फार्मिंग करना बहुत मुश्किल था। नाम मात्र की ही होती थी। इसीलिए वो अपने जानवरों, अपने हर्ड्स के लिए चरागाह, पास्चर ढूंढते हुए घूमते रहते थे। बिल्कुल। और वो गोल तंबुओं में रहते थे, जिन्हें यर्ड्स कहते हैं। उनका समाज कैसा था? मतलब आपस में कैसे रहते थे? समाज लीनिएजेस यानी वंशों और क्लैंस यानी कबीलों में बटा हुआ था। और अक्सर जैसा होता है, चारागाहों और पानी के लिए लड़ाइयां होती थी। और जो लोग शहरों में रहते थे, वो इनके बारे में क्या सोचते थे? वो इन्हें कई बार बारबेरियन, बर्बर या अनसिविलाइज्ड, असभ्य समझते थे, क्योंकि इनका रहन सहन बिल्कुल अलग था। इसी माहौल में चंगेज खान का जन्म हुआ। लगभग 1162 में। उनका असली नाम तो टेमुजिन था। बचपन बहुत मुश्किल था। पिता की हत्या हो गई, उन्हें बंदी बनाया गया, बहुत संघर्ष किया उन्होंने। लेकिन वो उभर कर आए। उन्होंने अलायंसेस बनाए, गठबंधन किए। जी, जैसे जामू खां के साथ और तुगरिल, जिन्हें ओंग खान भी कहते थे। हालांकि बाद में हालात बदले और इन्हीं लोगों से उन्हें लड़ना भी पड़ा। वो एक जबरदस्त नेता, एक ग्रेट लीडर साबित हुए। और फिर 1206 में? हाँ, 1206 तक टेमुजिन ने लगभग सभी मंगोल कबीलों, ट्राइब्स को एकजुट, यूनाइट कर लिया था। ये बहुत बड़ी बात थी। तभी उन्हें जंगीज खान का टाइटल मिला। बिल्कुल, जिसका मतलब था यूनिवर्सल रूलर, सार्वभौमिक शासक। और उनका एक विश्वास था, एक तरह की विचारधारा, कि उन्हें इटर्नल स्काई, शाश्वत आकाश ने दुनिया पर राज करने के लिए भेजा है। उनकी सेना के बारे में बहुत सुना है। आर्मी बहुत कमाल की थी। ओ हाँ, अविश्वसनीय रूप से डिसिप्लिन्ड, अनुशासित। उन्होंने सेना को डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली में ऑर्गेनाइज किया। 10, 100, 1000 वाली यूनिट्स। हाँ, 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की टुकड़ियां, यूनिट्स। और खास बात यह थी कि हर यूनिट में अलग अलग कबीलों के लोगों को मिलाया जाता था। अच्छा, क्यों? ताकि पुरानी कबीलाई वफादारी, लॉयल्टी टूट जाए और नई लॉयल्टी सीधे खान के प्रति बने। बहुत चालाक रणनीति थी ये। और लड़ने का तरीका, टैक्टिक्स? उनकी सबसे बड़ी ताकत थी घोड़ों पर सवार तेज कैवलरी, घुड़सवार सेना और जबरदस्त आर्चरी, तीरंदाजी। मुश्किल हालात में भी लड़ने की गजब की क्षमता थी उनमें। बाद में उन्होंने सीज वॉरफेयर, मतलब घेराबंदी करके शहर जीतना, वो भी सीख लिया। लेकिन इन जीतों में, कॉन्क्वेस्ट्स में बहुत विनाश, डिस्ट्रक्शन भी हुआ है ना? हाँ, ये भी एक सच्चाई है। इतिहासकार जुवाइनी लिखते हैं कि कैसे 1220 में जब बुखारा पर कब्जा हुआ, तो गेंगिस खान ने वहां के लोगों से कहा कि तुम्हारे पापों, सिंस की सजा देने के लिए मुझे ईश्वर ने भेजा है। और कई शहरों में तो बहुत बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई। अनुमान ने शहर जैसे निशापुर, हेरात, मर्व, वहां लाखों लोगों के मारे जाने की बातें कही जाती हैं। ये उनके विजय अभियानों का एक स्याह पहलू है। गेंगिस खान की मृत्यु हुई 1227 में। उसके बाद क्या साम्राज्य रुक गया? नहीं नहीं, उनकी मृत्यु के बाद भी साम्राज्य फैलता रहा। उनके बेटों और पोतों ने इसे और बढ़ाया। हम इसे दो मुख्य चरणों, फेजेस में देख सकते हैं। कौन कौन से? पहला समझिए 1236 से 1242 के आसपास। इसमें वो रूस, पोलैंड, हंगरी तक पहुंच गए। बाप रे, यूरोप तक? हाँ। और दूसरा चरण 1255 से 1300 के आसपास। इसमें फारस, इराक, सीरिया जीते गए। इसी में 1258 में बगदाद का पतन भी शामिल है, जो उस समय इस्लामी दुनिया का एक बड़ा केंद्र था। लेकिन फिर इतना बड़ा साम्राज्य, ये एक साथ कैसे रहा या टूट गया? टूटा। मुख्य कारण था जेंगिस खान के वंशजों, डिसेंडेंट्स के बीच सत्ता, पावर के लिए संघर्ष,
कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, धीरे धीरे साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में बट गया, जिन्हें उलूस कहा जाता था। उलूस मतलब? उलूस मतलब एक तरह का क्षेत्र या राज्य जो जेंगिस खान के किसी बेटे या पोते को मिला था। जैसे रूस वाले इलाके में गोल्डन होर्ड, ईरान इराक में इल्खानिद, मध्य एशिया में चगताई खानते और चीन में युआन डायनेस्टी, युआन राजवंश। अच्छा, लेकिन इतने बड़े इलाके पर राज करने के लिए सिर्फ लड़ना तो काफी नहीं होगा। उन्होंने शासन गवर्नेंस कैसे किया? देखिए, मंगोलों ने बड़ी समझदारी, बड़ा प्रैग्मेटिज्म दिखाया। वो जानते थे कि वो खुद खाना बदोश हैं, उन्हें शहर चलाने या खेती संभालने का अनुभव एक्सपीरियंस नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जीते हुए इलाकों के जो पढ़े लिखे स्थानीय प्रशासक थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स, उन्हें ही नौकरी पर रख लिया। ये लोग पहले से उन इलाकों को चलाना जानते थे। ये तो काफी प्रैक्टिकल सोच है। और यासा के बारे में कुछ बताइए, वो क्या था? यासा, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप जंगिस खान की विधि संहिता, उनका लॉ कोड कह सकते हैं। इसमें सेना, शिकार, डाक व्यवस्था, सरकार चलाने, यहां तक कि सामाजिक व्यवहार के नियम और आदेश, डिक्रीज शामिल थे। तो ये सिर्फ कानून नहीं था? नहीं, उससे बढ़कर था। इसने अलग अलग कबीलों से आए मंगोलों को एक पहचान, एक आइडेंटिटी दी, एक अनुशासन दिया। ये साम्राज्य को जोड़े रखने के लिए जरूरी था। और व्यापार, ट्रेड और संचार, कम्युनिकेशन पर क्या असर पड़ा इस साम्राज्य का? बहुत बड़ा असर पड़ा। एक इतने विशाल इलाके पर एक मंगोल शासन होने से एक तरह की शांति आई, जिसे इतिहासकार पैक्स मंगोलिका यानी मंगोल शांति कहते हैं। पैक्स मंगोलिका, इससे क्या फायदा हुआ? सबसे बड़ा फायदा हुआ व्यापार को। जो रास्ते जैसे सिल्क रोड, रेशम मार्ग पहले बहुत खतरनाक माने जाते थे, वो काफी हद तक सुरक्षित हो गए। तो व्यापार बहुत बड़ा, विचारों का, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हुआ। और इसमें उनके डाक व्यवस्था ने भी मदद की होगी। बिल्कुल, उनकी याम प्रणाली कमाल की थी। एक बहुत ही कुशल पोस्टल सिस्टम था, घोड़ों और सवारों पर आधारित। और पाइंजा नाम का एक पास जारी करते थे, एक तरह का ट्रैवल परमिट, जिससे व्यापारी और दूत सुरक्षित यात्रा कर सकते थे। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक नोमैडिक समूह ने सेटल समाजों पर राज करने के तरीके सीखे और अपनाए। हाँ, और इसका एक अच्छा उदाहरण मिलता है गजान खान के भाषण से। वो ईरान के इल्खानिट शासक थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने अपने मंगोल कमांडरों को डांटा कि वो फारसी किसानों, पर्शियन पेजेंट को परेशान न करें। उन्होंने समझाया कि अगर किसान ही भाग जाएंगे या मर जाएंगे तो साम्राज्य को टैक्स कौन देगा, सेना को खाना कहां से मिलेगा। मतलब उन्हें समझ आ गया था कि साम्राज्य चलाना है तो किसानों की रक्षा करनी होगी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे वो खाना बदोश जीवन और बसे हुए जीवन की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो तनाव, टेंशन हमेशा बना रहा। तो आखिर में उनकी लेगेसी कैसे देखें? देखिए, ये दोहरी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ वो भयानक, क्रूर विजेता, ब्रूटल कॉन्करर्स थे जिन्होंने बहुत विनाश किया, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी तरफ वो महान एकीकर्ता, ग्रेट यूनिफायर्स भी थे। उन्होंने पूरब और पश्चिम को जोड़ा, व्यापार और विचारों के आदान प्रदान को एक नया आयाम दिया। आज भी मंगोलिया में जंगीज खान को एक महान राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो माना जाता है। तो हमने देखा कि कैसे मंगोलों ने अपनी अनोखी सैन्य क्षमता, मिलिट्री स्किल्स, शासन में दिखाई गई व्यावहारिकता, प्रैग्मेटिज्म और यासा जैसी विचारधारा, आइडियोलॉजी के दम पर एक विशाल नोमैडिक एम्पायर खड़ा किया। हाँ, उनकी कहानी जटिल है, विनाश भी है और जुड़ाव भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि साम्राज्य कैसे बनते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे बदलते हैं। और एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। मंगोलों ने इतने बड़े और विविध साम्राज्य को चलाने के लिए जो तरीके अपनाए, उसमें कितना हिस्सा जेंगिस खान की दूरदृष्टि, उनकी विजन का था और कितना सिर्फ उस वक्त की जरूरत के हिसाब से किया गया इम्प्रोवाइजेशन था। और इतिहास की इस भव्य कहानी में एक आम मंगोल सैनिक या एक आम चरवाहे का अपना अनुभव, उसकी अपनी कहानी कहाँ दर्ज है, ये भी सोचने वाली बात है।